कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम म्यांमार की स्थिति पर बात करेंगे। वहां क्या हालात हैं यह आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस विषय पर एक अलग नजरिए से आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इंडिया का क्या होगा अगर चाइना ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे म्यांमार सिविल वॉर में फंसता जा रहा है और इसकी वजह है पावर हंग्री मिलिट्री झुंडा और बढ़ती हुई रेजिस्टेंस फोर्स। चाइना चुपके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री सपोर्ट के जरिए। अगर चाइना ने म्यांमार पर इफेक्टिव कंट्रोल कर लिया तो इंडिया को डबल सिक्योरिटी थ्रेट फेस करना पड़ेगा, जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चाइना के साथ ऑलरेडी टेंसेड बॉर्डर सिचुएशन को और भी बिगाड़ देगा। म्यांमार की करंट सिचुएशन और बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस से इंडिया को क्या खतरे हैं। पहला, डबल मिलिट्री थ्रेट ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर। चाइना ऑलरेडी नॉर्थ में इंडिया को चैलेंज करता है। इंडिया और चाइना के बीच 3,488 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर LAC है, जहां टेंशन्स अक्सर बियाच जाती हैं। रीसेंट क्लैशेस यहां हुए थे। गलवान वैली लद्दाख, 2020 टिवांग अरुणाचल प्रदेश, 2022 डोकलाम सिक्किम भूटान बॉर्डर, 2017 इन एरियाज में चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस काफी बियारैचा गई है। चाइनीज कंट्रोल्ड म्यांमार एक ईस्टर्न फ्रंट खोल सकता है। म्यांमार का इंडिया के साथ 142 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से गुजरता है। अगर चाइना ने म्यांमार को मिलिट्राइज किया तो इंडिया को डबल फ्रंट पर घेरा जा सकता है, नॉर्थ में हिमालय से और ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के जंगलों से। इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्पेस कम हो जाएगी। म्यांमार में चाइनीज रेडार स्टेशंस या मिसाइल सिस्टम्स नॉर्थ ईस्ट में इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इंडिया का पतला सा चिकन नेक जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है, के पास। एक और रिस्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेरर और इंसर्जेंसी। इंसर्जेंट्स के लिए सेफ हेवंस, NSCN, ULFA और PLA जैसे ग्रुप्स म्यांमार के जंगलों से ऑपरेट करते हैं। चाइना बैक्ड झुंडा शायद उन्हें अनदेखा कर दे या उनकी हेल्प भी करे। जैसे चाइना पर इल्जाम है कि वो हिमालयन बॉर्डर पर एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एथनिक टेंशन और रेफ्यूजी प्रॉब्लम। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी की वजह से हजारों रेफ्यूजीज मिजोरम और मणिपुर आ गए हैं, जिससे वहां के पहले से ही नाजुक एथनिक बैलेंस और बिगड़ गए हैं। ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर या लद्दाख में चाइनीज घुसपैठ के बाद टेंशन्स बढ़ी थी। एक और बड़ा लॉस बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक नुकसान। हिमालय से समंदर तक चाइना का कंट्रोल कैसे। काशगर और ल्हासा तिब्बत, नॉर्थ से थ्रेट्स। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, वेस्ट से थ्रेट्स। क्याओकफ्यू पोर्ट म्यांमार, ईस्ट से एक नया थ्रेट। ये इंडिया को चाइना की तरफ से स्ट्रेटेजिकली घेरने का प्लान पूरा करता है, खासकर मैरीटाइम डोमेन में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी थ्रेट। म्यांमार में चाइनीज नेवल वेसल्स इंडिया के नेवल बेसेस के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे पैंगोंग लेक के पास चाइनीज सैनिक लद्दाख की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। और एक और बात, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक आइसोलेशन का खतरा। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का लेवरेज कम हो जाएगा। जैसे इंडिया हिमालय में डिप्लोमेटिकली चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वैसे ही अगर म्यांमार चाइनीज कंट्रोल में चला गया तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में और भी पिछड़ सकता है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कमजोर होगी और चाइना का BRI मजबूत होगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI तेजी से फैल रहा है। अगर म्यांमार बीजिंग के इन्फ्लुएंस में और आ गया तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेल हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारे बॉर्डर डिफेंस बार बार टेस्ट होते हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए। पीस, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक एक्शन। इस घेराबंदी और चाइनीज डोमिनेंस को रोकने के लिए इंडिया को तुरंत एक्शन लेना होगा। म्यांमार में पीस के लिए मीडिएशन में लीड ले झुंटा, एथनिक ग्रुप्स और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG के बीच एक न्यूट्रल नेगोशिएटर की तरह काम करे। इससे इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बनाने में हेल्प मिलेगी, जो कि मिलिट्री को चाइना के वन साइडेड सपोर्ट से बिल्कुल अलग होगा। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को सिक्योर और डेवलप करे। मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करे, जैसे इंडिया लद्दाख और सिक्किम में कर रहा है। रोड्स, एयरफील्ड्स और डिजिटल सर्विलांस सिस्टम्स बनाए। चाइनीज साइबर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का मुकाबला करे। म्यांमार से ट्रेड रूट्स को रेगुलेट करे। साइबर स्कैम सेंटर्स को बंद करे और रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफर करे, जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स और हेल्थ केयर। ASEAN और क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करे। जापान, US और ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट एफर्ट्स करके म्यांमार को स्टेबिलाइज करे
और इंडो पैसिफिक बैलेंस को बचाए। अगर चाइना ने म्यांमार पर कंट्रोल कर लिया तो ये सिर्फ एक पड़ोस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इंडिया के लिए एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी। इसके साथ ही लद्दाख में स्टैंड ऑफ, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर थ्रेट्स, नॉर्थ ईस्ट में एथनिक इंस्टेबिलिटी और बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम चैलेंजेस, इंडिया पूरी तरह से घिर सकता है और चाइना उस पर स्ट्रैटेजिकली प्रेशर डाल सकता है। इससे बचने के लिए इंडिया को अभी एक्शन लेना होगा, सिर्फ अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि म्यांमार में पीस लाने की कोशिशों को लीड करने, अपना इन्फ्लुएंस वापस पाने और एक फ्री, सिक्योर और स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन पक्का करने के लिए। और हां, पाकिस्तान भी पंगे ले सकता है, तो तीनों बॉर्डर एरिया को संभालना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कभी ना कभी बांग्लादेश भी। पाकिस्तान के साथ कश्मीर में टेररिज्म और बॉर्डर इश्यूज तो हैं ही। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करता है और बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन करता रहता है। इससे इंडिया की सिक्योरिटी पर हमेशा प्रेशर बना रहता है। बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर इश्यूज और इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश से भी कई बार बॉर्डर पर टेंशन हो जाती है और वहां से आने वाले इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाते हैं। ये भी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहते थे, ऑफिशियली 4 जनवरी 1948 को एक इंडिपेंडेंट देश बना। तो चलो इसकी नेशन बनने तक की जर्नी का एक क्विक ब्रेकडाउन देखते हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ऑफिशियली 4 जनवरी 1948 को एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। लेकिन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में म्यांमार इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। म्यांमार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे इस रीजन में एक की प्लेयर बनाती है। इसके बॉर्डर्स 5 देशों से मिलते हैं: बांग्लादेश, इंडिया, चीन, लाओस और थाईलैंड, और इसकी कोस्टलाइन बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के साथ है। यह जियोग्राफिकल पोजीशनिंग म्यांमार को रीजनल ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में एक पिवटल रोल देती है। हिस्टोरिकली म्यांमार कल्चर्स, रिलीजन्स और ट्रेड रूट्स का एक क्रॉस रोड्स रहा है। पुराना सिल्क रोड इसी रीजन से गुजरता था, जो चीन को भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे तक कनेक्ट करता था। आज म्यांमार के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए क्रूशल हैं, जिसका एम ग्लोबल ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को एनहांस करना है। हावेवर, म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसे रीजनल टेंशंस के लिए एक हॉटस्पॉट बना दिया है। चल रहा सिविल वॉर, जो पावर हंग्री मिलिट्री जुंटा और बढ़ती रेजिस्टेंस फोर्सेस की वजह से है, उसने एक वैक्यूम बना दिया है जिसे चीन जैसी एक्सटर्नल पावर्स भरने के लिए उत्सुक हैं। इसके नेबरिंग देशों, खासकर इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। इंडिया के लिए चीन कंट्रोल्ड म्यांमार का मतलब 2 फ्रंट सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। म्यांमार के साथ ईस्टर्न बॉर्डर, जो 1643 किलोमीटर तक फैला है, एक नया फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जो चीन के साथ पहले से ही टेंस नॉर्दर्न बॉर्डर्स में और इजाफा करेगा। ये इंडिया के मिलिट्री रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक फोकस को स्ट्रेच कर सकता है, जिससे वह एक्सटर्नल प्रेशर्स और इंटरनल इंस्टेबिलिटीज के लिए वल्नरेबल हो जाएगा। मोरओवर, एथनिक अनरेस्ट और रेफ्यूजी क्राइसिस जो मिजोरम और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों में फैल रहे हैं, वो इस रीजन को और डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। म्यांमार के घने जंगलों से ऑपरेट कर रहे इंसर्जेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस, जिन्हें पोटेंशियली चीन फ्रेंडली जुंटा का सपोर्ट हो, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। मैरीटाइम डोमेन में चीन डोमिनेटेड म्यांमार बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को जेपरडाइज कर सकता है। म्यांमार के पोर्ट्स से ऑपरेट कर रहे चीनी नेवल वेसल्स इंडिया के नेवल बेसिस को थ्रेटन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लद्दाख में चीनी सैनिक उसकी हिमालयन सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। डिप्लोमैटिकली, म्यांमार को चीनी इन्फ्लुएंस में खो देना साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की पोजीशन को वीकन कर देगा। यह उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अंडरमाइन करेगा और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करेगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इस एनसर्कलमेंट और चीनी डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को तेजी से और स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना होगा। म्यांमार में पीस मीडिएशन एफर्ट्स को लीड करना, अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर और डेवलप करना, चीनी साइबर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना और एशियान और क्वाड पार्टनर्स के साथ अलाइन करना क्रूशल स्टेप्स हैं। अगर चीन म्यांमार पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो यह सिर्फ एक पड़ोस की प्रॉब्लम नहीं होगी, यह इंडिया के लिए एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी। इसे रोकने के लिए इंडिया को अभी एक्ट करना होगा, न केवल अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि म्यांमार में पीस एफर्ट्स को लीड करने, इन्फ्लुएंस वापस पाने
और एक फ्री, सिक्योर और स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करने के लिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश से पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए, जो पहले से ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी डायनामिक्स में और इजाफा करेंगे। कश्मीर में टेंशन्स, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज और इंसर्जेंसी के मंडराते खतरे के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप चुनौतियों से भरा है। जैसा कि हम अगले सेगमेंट में म्यांमार की रिच कल्चरल हेरिटेज में डाइव करेंगे, ध्यान रखें कि यह देश किस इंट्रिकेट जियोपॉलिटिकल वेब का हिस्सा है और कैसे इसका फ्यूचर पूरे रीजन को शेप कर सकता है। म्यांमार एक डाइवर्स देश है जिसका कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है, बट पूरे देश में 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ के मेजर रिलीजन्स में बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म शामिल हैं। म्यांमार की पॉपुलेशन रफली 54 मिलियन है, जिसमें ज्यादातर एथनिक बामार लोग हैं। ये देश अपनी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए जाना जाता है। जियोग्राफी और लैंड एरिया, टोटल एरिया रफली 676,578 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे इंडोनेशिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। बॉर्डर्स, म्यांमार अपने बॉर्डर्स बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ शेयर करता है। कोस्ट लाइन, देश की कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के साथ रफली 1930 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। टोपोग्राफी, यहाँ के टेरेन में सेंट्रल लोलैंड्स हैं जो ऊबड़ खाबड़ हाईलैंड्स से घिरे हैं और इरावदी रिवर सेंट्रल रीजन से होकर बहती है। पॉपुलेशन और एथनिक कंपोजिशन, पॉपुलेशन 2024 तक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रफली 57.5 मिलियन है। मेजर एथनिक ग्रुप्स, बामार, बर्मन, पॉपुलेशन का रफली 68%, शान रफली 9%, करेन करीब 7%, रखाइन रफली 4%, चाइनीज करीब 3%, इंडियन रफली 2%, मोन रफली 2%, अदर्स सब मिलाकर रफली 5%, जिसमें कई छोटे एथनिक ग्रुप्स शामिल हैं। एथनिक डाइवर्सिटी, म्यांमार ऑफिशियली 135 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को मान्यता देता है, जो इसके रिच कल्चरल मोज़ेक को दिखाता है। लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज ऑफिशियल लैंग्वेज है और लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है। मेजर इंडिजिनस लैंग्वेजेस, शान लैंग्वेजेस, शान एथनिक ग्रुप बोलते हैं। करेन लैंग्वेजेस, जिसमें ज़्गो, पीडब्ल्यूओ और पाओ डायलेक्ट्स शामिल हैं। कचिन, जिंगफो, कचिन लोग यूज करते हैं। रखाइन अराकानीज, रखाइन स्टेट में बोली जाती है। रोहिंग्या, बंगाली एसामीज, रोहिंग्या कम्युनिटी यूज करती है। करेन्नी, काया, करेन्नी लोग बोलते हैं। कुकीचिन लैंग्वेजेस, जिसमें कई डायलेक्ट्स शामिल हैं। मोन, मोन एथनिक ग्रुप यूज करता है। पलाउंग, देयांग या तांग, पलाउंग लोग बोलते हैं। वा वो या आवा, वह कम्युनिटी यूज करती है। अखा, अखा लोग बोलते हैं। इंग्लिश बिजनेस और एजुकेशन में काफी सिखाई और यूज की जाती है। लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी, पूरे देश में 115 लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। रिलीजन्स, बुद्धिज्म, रफली 87.9% पॉपुलेशन थेरवाद बुद्धिज्म को मानती है, जो कल्चर और डेली लाइफ में गहराई से जुड़ा हुआ है। क्रिश्चियनिटी, रफली 6.2%, ज्यादातर कचिन, चिन और कुछ करेन जैसे एथनिक ग्रुप्स में। इस्लाम, रफली 4.3%, जिसमें रोहिंग्या और कामिन जैसे एथनिक ग्रुप्स शामिल हैं। एनिमलिज्म, रफली 0.8%, जो कई इंडिजिनस कम्युनिटीज में प्रैक्टिस किया जाता है। हिंदुइज्म, रफली 0.5%, ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा में। अदर, नन सब मिलाकर रफली 0.3%। मेजर सिटीज, यांगून, रंगून, सबसे बड़ा शहर और फॉर्मर कैपिटल, जिसकी पॉपुलेशन रफली 5.32 मिलियन है। मांडले, दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां रफली 1.44 मिलियन लोग रहते हैं। नेपिडो, करंट कैपिटल सिटी, जो अपनी चौड़ी बुलेवार्ड्स और गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए जानी जाती है। समरी, म्यांमार रिच कल्चरल डाइवर्सिटी वाला देश है, जिसमें एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का खूबसूरत संगम है। इसका कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक लैंडस्केप, माइग्रेशन, कॉलोनियलिज्म और इंटरनल डायनामिक्स का इतिहास दिखाता है, जो आज भी इसकी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। ब्रिटिश रूल, म्यांमार को ब्रिटिश ने स्टेजेस में 19th सेंचुरी के दौरान कॉलोनाइज किया था और ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस बन गया। 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग करके ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा को जापानीज ने 1942 से 1945 तक ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश फोर्सेस ने फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया।
जनरल आंग सान जैसे कि लीडर्स आंग सान सू की के पिता, उन्होंने ब्रिटिश के साथ नेगोशिएट किया। 1944 के पैंगलोंग एग्रीमेंट ने बड़े एथनिक ग्रुप्स को फेडरलिज्म के वादे पर एक साथ लाया, पर अनफॉर्चुनेटली जुलाई 1945 में आजादी से बस कुछ महीने पहले ही जनरल आंग सान का असैसिनेशन हो गया। जनवरी 4, 1948 को ना बर्मा एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बिल्कुल आजाद, और उसने कॉमनवेल्थ भी ज्वाइन नहीं किया, इंडिया या पाकिस्तान जैसा नहीं। कई डिकेड्स तक आल इतिया अरेम आ तीन चाहिए और तीन आई डालता देव जी, जिसको पहले बर्मा कहते थे, उस पर एक मिलिट्री जुंटा का रूल था 1962 1962 से लेकर 2011 2011 तक। मिलिट्री ने सारे ऑपोजिशन को सप्रेस कर दिया, इकोनॉमी को कंट्रोल किया, मीडिया को सेंसर किया और प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया, जैसे कि 1988 का अपराइजिंग, 2000s में इंटरनेशनल कम्युनिटी और तीन चार DL के अंदर लोगों के प्रेशर से रिफॉर्म्स हुए। 2011 में 2011 में मिलिट्री ने एक क्वाजी सिविलियन गवर्नमेंट को टेक ओवर करने दिया। 2015 में आउंग सान एसयू की पार्टी NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नेशनल इलेक्शंस जीत गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो मिलिट्री ने लिखा था उसमें आर्मी को फिर भी पार्लियामेंट में 25% 25% सीट्स मिली। मिलिट्री का कंट्रोल डिफेंस, होम और बॉर्डर मिनिस्ट्रीज पर भी बना रहा। इन लिमिट्स के बावजूद NLD पीस, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की वजह से पॉपुलर बनी रही। नवंबर 2020 में NLD फिर से जीत गई, बहुत भारी मेजॉरिटी से। मिलिट्री की सपोर्ट वाली पार्टी USDP अच्छा नहीं कर पाई। अपनी पावर छिन जाने के डर से मिलिट्री ने इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाया, बिना किसी प्रूफ के। इससे पहले कि नया पार्लियामेंट सेशन शुरू हो पाता, मिलिट्री ने पावर सीज कर ली, आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और डेमोक्रेसी की 10 साल की प्रोग्रेस को खत्म कर दिया। इस कू की वजह से पूरे देश में बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाखों लोग CDM में ज्वाइन हुए, डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और मंक्स भी। प्रोटेस्टर्स ने इलेक्टेड लीडर्स को रिलीज करने की और डेमोक्रेसी की वापसी की डिमांड की। यह मूवमेंट पीसफुल था, लेकिन बहुत पावरफुल था। मिलिट्री ने जानलेवा फोर्स यूज किया, लिव बुलेट्स, टॉर्चर, अरेस्ट्स और इंटरनेट ब्लैकआउट्स यूज करके, और एयर स्ट्राइक्स भी किए। 4000 से ज्यादा कॉमन लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और मेडिक्स भी शामिल हैं। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ग्रुप्स ने मैसेकर्स और वॉर क्राइम्स के बारे में रिपोर्ट किया है। जैसे जैसे क्रैकडाउन और बैड होता गया, बहुत से लोगों ने हथियार उठा लिए। नॉर्मल लोगों ने अपनी लोकल मिलिशियाज बनाई, जिन्हें पीपल्स डिफेंस फोर्सेस या शॉर्ट में PDFs कहते हैं। ये ग्रुप्स एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल गए, जैसे कि कैरन नेशनल यूनियन, द कैचन इंडिपेंडेंस आर्मी, चिन फाइटर्स और ऐसे ही दूसरे ग्रुप्स के साथ। इलेक्टेड लॉमेकर्स और एक्टिविस्ट्स ने मिलकर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट या NUG बनाई इन एग्जाइल। NUG रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस को, और इसका एम है एक फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना जिसमें सभी एथनिक ग्रुप्स के लिए इक्वल राइट्स हों। NUG को मिलियंस का सपोर्ट है, पर इसे कई ग्लोबल पावर्स से ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली है। साल 2022 से 2023 तक यह लड़ाई एक पूरा सिविल वॉर बन गया था। झुंटा ने कई रूरल एरियाज में PDFs और EEOs के हाथों कंट्रोल खो दिया। रेजिस्टेंस ने अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया और सैकड़ों 100 मिलिट्री बेसेस और शहरों पर कब्जा कर लिया। मिलिट्री अब पूरी तरह से स्ट्रेच हो गई है, जमीन खो रही है और एयर स्ट्राइक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। 3.3 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, पूरे के पूरे विलेजेस जला दिए गए हैं। बहुत सारे लोग जंगल्स में, कैंप्स में या बॉर्डर्स के पार रह रहे हैं, जहां उन्हें फूड और मेडिसिन बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। मार्च 2025 में एक बड़े अर्थक्वेक ने उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी।
फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, खाना, पानी, शेल्टर, मेडिकल सपोर्ट, बॉम्बिंग्स और मैसेकर्स से हिफाजत। जुंटा पर इंटरनेशनल प्रेशर, सैंक्शंस, आर्म्स एम्बार्गोज और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट और एथनिक शांति के लिए सपोर्ट। म्यांमार के लोग एक फेडरल डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं जहां सारे एथनिक ग्रुप्स इक्वल हों और मिलिट्री पावर को पॉलिटिक्स से हटा दिया जाए। झुंटा वीक है लेकिन अभी भी डेंजरस है। दुनिया देख रही है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्शन म्यांमार के लिए हिस्ट्री का रुख बदल सकता है। ब्रिटेन से 1948 में आजादी मिलने के बाद से जिसको पहले बुर्मा के ए नाम से जाना जाता था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से जूझ रहा है। 1947 में फ्रीडम लीडर आउंग सन की हत्या ने एक पावर वैक्यूम छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई डिकेड्स तक मिलिट्री रूल रहा और एथनिक ग्रुप्स ने बगावत की। 2011 में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक छोटा सा फेज शुरू हुआ, जिसका रिजल्ट था 2015 की इलेक्शन में आउंग सन एसयू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या एनएलडी की जीत। लेकिन फरवरी 2021 की मिलिट्री कू ने इस प्रोग्रेस को अचानक खत्म कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और आर्म्ड रेजिस्टेंस भड़क उठे। कूप के बाद का जो टाइम है उसमें म्यांमार एक मल्टी फेसेटेड सिविल वॉर में फंस गया है। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जिसे निकाले गए लॉ मेकर्स ने बनाया था, उसने जूंटा के खिलाफ पीपल्स डिफेंस फोर्स बनाई है। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अरेकन आर्मी और थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने अपनी कैंपेन्स और तेज कर दी है और काफी सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मिलिट्री कंट्रोल, जुंटा की पकड़ कमजोर हो गई है और एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि देश के सिर्फ लगभग 21%, 21% हिस्से पर ही उनका कंट्रोल है। इसके जवाब में मिलिट्री ने मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन यानी जबरन भर्ती और एयर स्ट्राइक्स जैसे टैक्टिक्स अपनाए हैं, यहां तक कि अर्थक्वेक से प्रभावित इलाकों में भी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 3.5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और एट्रोसिटीज की खबरें आ रही हैं, जिसमें मैसेकर्स और गांवों को जलाना भी शामिल है। ह्यूमैनिटेरियन एड तक पहुंच अभी भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। पीस के लिए एफर्ट्स तो चल रहे हैं, पर काफी बड़े चैलेंजेस हैं। एसीएन का रोल, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने 2021 में एक 5 पॉइंट कंसेंसस प्रपोज किया था, जिसमें वायलेंस खत्म करने और इंक्लूसिव डायलॉग पर जोर था, पर इंप्लीमेंटेशन में कमी रही है, जिससे ये क्रिटिसिज्म हो रही है कि प्रोग्रेस सब्सटैंशियली इनएडिक्वेट यानी बहुत ही कम हुई है। रीसेंट डायलॉग्स, मार्च 2025 में नए PYI टॉ में पीस टॉक 2025 हुई, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुए। इन टॉक्स का एम था नॉन वायलेंट सॉल्यूशंस को प्रमोट करना और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर डिस्कस करना। इंटरनेशनल मीडिएशन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने झुंटा और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट दोनों के साथ अलग अलग डिस्कशंस की है, जिससे डायरेक्ट डायलॉग की संभावना दिख रही है। चाइना ने भी मिलिट्री और कुछ एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सीज फायर्स करवाए हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी में उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को दिखाता है। हाँ, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से एक उम्मीद की किरण तो दिखती है, पर पक्की शांति के रास्ते में कई रुकावटें हैं। पार्टियों के बीच भरोसा ही नहीं है। झुंटा जब बातचीत के लिए बुलाती है तो ऑपोजिशन ग्रुप्स शक करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मिलिट्री रूल को लेजिटिमाइज करने की चाल है। हिंसा रुक नहीं रही। सीज फायर एग्रीमेंट्स होने के बाद भी मिलिट्री हमले होते रहते हैं, जिससे भरोसा टूटता है और ह्यूमैनिटेरियन परेशानियां और बियर जाती हैं। इंटरनेशनल स्टैंड्स की बात करें तो दुनिया भर की राय भी बंटी हुई है। कुछ देश सैंक्शंस की बात करते हैं तो कुछ एंगेजमेंट की, जिससे क्राइसिस को मिलकर हल करने की कोशिशें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एथनिक और मिलिट्री टेंशन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके मेन रीजंस की एक क्लियर समरी है। 8 मिलिट्री कू 2021 फरवरी 2021 को म्यांमार मिलिट्री ततमाडो ने कूप करके पावर सीज कर ली और आंग सान सू की और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी
एनएलडी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। मिलिट्री ने क्लेम किया कि इलेक्शन फ्रॉडुलेंट था, हालांकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कोई एविडेंस नहीं मिला। 2. पॉपुलर रेजिस्टेंस और सिविल वॉर कूप के बाद पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट्स और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। ब्रूटल मिलिटरी क्रैकडाउन्स के रिस्पॉन्स में बहुत से सिविलियंस ने आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स बनाए, जैसे कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ्स। ये ग्रुप्स पुराने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ईएओज के साथ अलाइड हैं, जिससे एक वाइड स्प्रेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। 3. एथनिक आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स। म्यांमार में बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जिनमें से कई डेकेड्स से ऑटोनॉमी के लिए लड़ रही हैं, जैसे काचिन, करेन, शान, चिन, रखाइन ग्रुप्स। इन ग्रुप्स ने कूप के बाद सेंट्रल मिलिट्री के अगेंस्ट अपनी बगावत को और तेज कर दिया, जिससे मल्टी फ्रंट बैटल्स शुरू हो गए। 4. ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। मिलिट्री पर मैस किलिंग्स, सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक्स, टॉर्चर और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के आरोप लगे हैं। रोहिंग्या जैसी एथनिक माइनॉरिटीज ने जेनोसाइड और परसिक्यूशन सहा है, खासकर 2017 से। 5. इंटरनेशनल प्रेशर की कमी। ग्लोबल सैंक्शंस और कॉन्डेमनेशंस तो हैं, लेकिन कोई स्ट्रांग इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं हुआ है। मिलिट्री के पास अभी भी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट लंबा खींच रहा है। कंक्लूजन: म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एथनिक ऑपरेशन और लोगों की डेमोक्रेसी की डिमांड का रिजल्ट है। सिचुएशन एक नेशन वाइड सिविल वॉर में बदल गई है, जिसमें न्यू सिविलियन मिलिशियाज और पुराने एथनिक रेबल ग्रुप्स दोनों शामिल हैं। इन समरी, म्यांमार का पीस का रास्ता हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी उलझनों से भरा हुआ है और अलग अलग इंटरनेशनल अप्रोचेस से, जबकि हाल के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डायलॉग में इंगेज करने की विलिंगनेस दिखाते हैं। एक पक्का और टिकाऊ समाधान पाने में अभी भी काफी बड़ी मुश्किलें हैं। इसी के साथ आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग फ्यूचर कंटेंट के लिए। देखने के लिए थैंक्स, गुड बाय।